दोस्तों, इस वीडियो में देखें वास्तु विचार नारद पुराण से। यदि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लें। घर बनाना हो तो पहले गंध, वर्ण, रस तथा आकृति के द्वारा क्षेत्र यानी भूमि की परीक्षा कर लेनी चाहिए। यदि उस स्थान में मिट्टी मधु शहद के समान गंध हो तो ब्राह्मणों के लिए शुभ माना जाता है। फूल जैसी गंध हो तो क्षत्रियों के लिए शुभ होता है। खटाई जैसी गंध हो तो वैश्यों के लिए और मांस जैसी गंध हो तो वह स्थान शूद्र जाति के लिए मान होता है। वहाँ की मिट्टी का रंग सफ़ेद हो तो ब्राह्मणों के लिए, लाल हो तो क्षत्रियों के लिए और पीली हो तो वैश्य के लिए और काली हो तो शूद्र के लिए निवास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यदि वहाँ की मिट्टी का स्वाद मीठा हो तो ब्राह्मणों के लिए और कड़वा यानी मिर्च की भांति चरपरी लगे तो क्षत्रियों के लिए, खटीली हो तो वैश्यों के लिए और कसैला स्वाद हो तो शूद्रों के लिए ठीक मानी गई है। ईशान, पूरब और उत्तर दिशा सबके लिए अत्यंत वृद्धि देने वाली मानी गई है। अन्य दिशाओं में नीची भूमि सबके लिए हानिकारक होती है। गृह भूमि परीक्षा। जहाँ घर बनवाना हो वहाँ अरंती यानी कोहनी से कनिष्ठा उंगली तक के बराबर लंबाई चौड़ाई और गहराई के करके कुंड बना लें। फिर उस कुंड में खोदी हुई मिट्टी को भरना चाहिए। मिट्टी को भरने के बाद अगर मिट्टी बचती है तो उस स्थान में वास करने से संपत्ति बढ़ती है। यदि मिट्टी कम पड़ती है तो वहाँ रहने से हानि होती है। और अगर कुंड भर जाए तो ज़मीन को मध्य माननी चाहिए। इसके बाद उस कुंड से मिट्टी वापस निकालकर उसे पानी से भर देना चाहिए और शाम को भरने के बाद सुबह को देखने पर अगर पानी उसमें शेष बचता है तो वह स्थान आगे कीमत बढ़ाने वाला है और नहीं बचता है तो मध्यम है। और अगर उसके अंदर दरार पड़ जाती है तो वह भूखी मिट्टी है। वहाँ रहने पर केवल पेट भरने का काम ही हो पाएगा। इस प्रकार से निवास करने योग्य स्थान की भली भांति परीक्षा करके उक्त लक्षण युक्त भूमि में दिक्साधन यानी दिशाओं का ज्ञान करना चाहिए। उसके लिए समतल भूमि में एक वृत्त यानी गोल घेरा बनावें और उसके बीच में 12 अंगुल शंकु यानी 12 विभाग या पर्व से युक्त 12 अंगुल की लकड़ी को नापकर सीधी खड़ी हुई उस घेरे के बीच में स्थापित करें और दिक्साधन विधि से दिशाओं का ज्ञान करें। फिर कर्ता के नाम यानी जिसके नाम प्लाट या भूमि हो वह खुद खटवर्ग शुद्ध क्षेत्रफल वास्तु भूमि की लंबाई चौड़ाई का गुणनफल करें। अभीष्ट लंबाई चौड़ाई के बराबर दिशा साधित रेखा के अनुसार चतुर्भुज बनावें। उस चतुर्भुज रेखा मार्ग पर सुंदर प्रकार यानी 4 दीवारी बनावें। लंबाई चौड़ाई में पूरब आदि चारों दिशाओं में 8-8 द्वार के भाग होते हैं। प्रदक्षिण क्रम से उसे इस प्रकार से लिखें जैसे पूरब वाली दीवार के उत्तर से दक्षिण तक पहला हानि, दूसरा निर्धनता, तीसरा धन, चौथा राज सम्मान, पांचवा बहुत धन, छठा अतिचोरी, सातवां अतिक्रोध और आठवां भय। इस प्रकार से लिखें। इसके बाद दक्षिण वाली दीवार की पूरब से पश्चिम तक के 8 भाग भी लिखें। इसी प्रकार से पूरब आदि दिशाओं के गृह आदि में भी द्वार और उसके फल समझने चाहिए। द्वार का जितना विस्तार यानी चौड़ाई हो उसकी दुगनी ऊंचाई की किवाड़े बनाकर घर के दरवाजे पर उपरोक्त फलानुसार लगानी चाहिए। दीवार बनाने के बाद 4 दीवारी के भीतरी भाग में जितनी भूमि बचती है उसके 81 खंड बनाकर बनावें। उनके बीच के 9 खंडों में ब्रह्मा का स्थान समझें। 4 दीवारी के साथ सटे हुए जो 32 भाग हैं वे पिशाचांश कहलाते हैं। उनके साथ मिलाकर घर बनाने से दुख, शोक और भय देने वाला होता है। शेष बचे अंशों के अंदर घर बनाया जाए तो पुत्र और पौत्र और धन की वृद्धि देने वाला होता है। वास्तु भूमि की दिशा और विदिशा रेखा वास्तु की शिरा कहलाती है एवं ब्रह्म भाग, पिशाच भाग और शिरा का जहाँ जहाँ जोग हो वह वास्तु की मर्म संधि कहलाती है। वह मर्म संधि गृहारंभ तथा गृह प्रवेश में अनिष्टकारक समझी जाती है।
गृहारंभ में प्रशस्त मास मार्गशीर्ष, फाल्गुन, वैशाख, माघ, श्रावण और कार्तिकीय मास गृहारंभ में पुत्र, आरोग्य और धन देने वाला होता है। दिशाओं में वर्ग और वर्गेश पूरब आदि 8 दिशाओं में क्रमशः अकार आदि 8 वर्ग होते हैं। इन दिशा वर्गों के क्रमशः गरुण, मार्जार, सिंह, श्वान, सर्प, मूषक, गज और शशक ये जोनियाँ होती हैं। अपने से 5वें वर्ग वाले परस्पर शत्रु होते हैं। जिस ग्राम में या जिस दिशा में घर बनाना हो वह साध्य, साधक, कर्ता और भर्ता आदि कहलाता है। इसको ध्यान में रखना चाहिए। साध्य ग्राम की वर्ग संख्या को लिखकर उसके पीछे बाएं भाग में साधक की वर्ग संख्या रखकर 8 का भाग देकर जो शेष बचे वह साधक का धन होता है। इसके विपरीत विधि से अर्थात साधक की वर्ग संख्या के बाएं भाग में साध्य की वर्ग संख्या रखकर जो संख्या बने उसमें 8 से भाग देकर शेष साधक का ऋण होता है। इस प्रकार से ऋण की संख्या अल्प और धन की संख्या अधिक हो तो अधिक शुभ माने, अर्थात उस दिशा और ग्राम में घर बनाकर रहना शुभ होता है। उदाहरण इस प्रकार से है। विचार करना है कि जय नारायण नामक व्यक्ति को गोरखपुर में बसने या व्यापार करने में किस प्रकार का लाभ होगा। तो साध्य गोरखपुर की वर्ग संख्या 2 के बाएं भाग में साधक जय नारायण की वर्ग संख्या 3 रखने से 32 हुआ। इसमें 8 का भाग देने से शून्य अर्थात 8 ही बचा, वह जय नारायण का धन हुआ। तथा इसके विपरीत वर्ग संख्या 23 रखकर इसमें 8 का भाग दिया तो शेष 7 बचा, यह साधक जय नारायण का हुआ। यहाँ 7 से 8 धन अधिक है, अतः जय नारायण के लिए गोरखपुर रहने की योग्य है। यह सिद्ध हुआ। तात्पर्य है कि जय नारायण का गोरखपुर में 8 लाभ और 7 खर्च मिलता है। वास्तु भूमि या घर की लंबाई से चौड़ाई का गुणा करने पर गुणनफल पद कहलाता है। उस पद को 6 स्थानों में रखकर क्रमशः 8, 3, 9, 8, 6 से गुणा करें और गुणनफल में क्रमशः 12, 8, 8, 27, 7, 9 से भाग दें। फिर जो शेष बचे वे क्रमशः धन, ऋण, आय, नक्षत्र, वार तथा अंश होते हैं। और धन अधिक हो तो घर शुभ होता है, ऋण अधिक हो तो घर अशुभ होता है तथा विषम 1, 3, 5, 7, 9 आय हो तो शुभ होता है और सम 2, 4, 6, 8 आय अशुभ होता है। घर का जो नक्षत्र हो वहाँ से अपने नक्षत्र नाम के नक्षत्र तक गिनकर जो संख्या हो उसमें 9 का भाग दें। फिर यदि शेष यानी तारा 3 बचे तो धन का नाश होता है, 5 बचे यश की हानि होती है और 7 बचे तो गृह मालिक की मौत होती है। घर की राशि और अपनी राशि गिनने पर परस्पर 2 या 12 हो तो धन की हानि होती है और 9 या 5 हो तो पुत्र की हानि होती है और 6 या 8 हो तो अनिष्ट होता है। अन्य संख्या में शुभ होता है। सूर्य और मंगल के वार तथा अंश हो तो उस घर को अग्नि का भय होता है। अन्य वार या अंश हो तो संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं की सिद्धि होती है। जय श्री राम दोस्तों।